अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ज़मीन पर 3.9 बिलियन साल पहले हैवी बम्बार्डमेंट हुई। स्पेस रॉक्स ज़मीन पर आकर लगी जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से आ रही थी, कूपर बेल्ट से आ रही थी, और इन पत्थरों में मिनरल्स मौजूद थे और पानी भी मौजूद था। तो ज़मीन को मिनरल्स और पानी इन स्पेस रॉक्स की मदद से मिला। 3.8 बिलियन साल पहले ज़मीन पर पहली ज़िंदगी ने जन्म लिया। बहुत सिंपल लाइफ थी जिसने ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन पर किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये सिंपल लाइफ कम्प्लेक्स होती गई। मैं आपको यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि साइंस का ये ख्याल है कि किस तरीके से ज़िंदगी ने एक सेल से जन्म लिया और फिर वो परवान चढ़ी। सबसे पहले आई एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इन स्टेजेस को हम अगली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन पहली 4 वीडियोस मैं सिर्फ आपको कहानी सुनाऊंगा कि एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी है क्या, और उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि हमें एवोल्यूशन के क्या एविडेंस मिले हैं, क्या फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल रिकॉर्ड क्या है, और उनको एनालाइज करेंगे। एवोल्यूशन के बारे में क्रिटिकल सवालात भी पूछे जाएंगे जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी ही एवोल्यूशन पर पोज करती है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ साइंस के बारे में इल्म रखना है और एवोल्यूशन को एक साइंटिफिक थ्योरी के तौर पर पढ़ना है। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं थी, रीढ़ की हड्डी नहीं थी, और उसके साथ साथ इनकी बॉडीज़ में टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को रेगुलेट करने का मैकेनिज़्म भी मौजूद नहीं था, जो कि बाद में वर्टिब्रेट्स में आया। चुनाचे ये ऐसे जानदार थे जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बहुत छोटी विंडो थी टेम्परेचर की जिसमें ये ज़िंदा रह सकते थे। वर्टिब्रेट्स का जो दौर शुरू होता है 480 मिलियन साल पहले शुरू होता है। 48 करोड़ साल पहले वर्टिब्रेट्स हमारी दुनिया में आए। वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड रखते हैं, और उसके साथ साथ उनकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन के मैकेनिज़्म भी मौजूद होते हैं। तो वो ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी यानी हार्श वेदर को बर्दाश्त कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो हमें मछलियों की पूरी ब्रांच नज़र आएगी, हमें रेप्टाइल्स की ब्रांच नज़र आएगी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट मैमल्स में है। तो हम चलते हैं मैमल्स की तरफ, जो कि आज से तकरीबन 18 करोड़ साल पहले 178 मिलियन साल पहले ज़मीन पर आए। ये ऐसे जानदार हैं जो वर्टिब्रेट्स थे, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी थी, और उसके साथ साथ इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स थी, यानी ये दूध पिलाने वाले जानवर थे। अपने बच्चों की परवरिश ये दूध पिलाकर करते थे। यहाँ आगे जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे नॉमेनक्लेचर्स हैं, वक्त के साथ साथ उनको पढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए होमिनाइड्स के बारे में और होमिनेंस के बारे में। मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाया है जिसमें होमिनाइड्स के बारे में बताया गया है कि ये ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें इंसान भी हैं और इंसान से मिलते जुलती दूसरी स्पीशीज़ हैं, मसलन चिंपैंजी, गोरिल्ला, बैबून, ये सारे के सारे होमिनाइड्स में शामिल होते हैं। तो जब हम होमिनाइड्स की बात करेंगे तो उसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला, बैबून, इंसान से मिलती जुलती स्पीशीज़ और इंसान सब शामिल होंगे। लेकिन दूसरी एक कैटेगरी है होमिनेंस। होमिनेंस का मतलब वो स्पीशीज़ हैं जो कि इंसान से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, जो कि हम इस वीडियो में और अगली वीडियोस में पढ़ने जा रहे हैं। इनमें ना तो चिंपैंजी मौजूद है, ना ही हमारे पास गोरिल्लाज हैं, ना ही बैबून शामिल हैं। इनमें ये तमाम स्पीशीज़ मौजूद नहीं हैं। इंसान और इंसान से रिलेटेड स्पीशीज़ मौजूद है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर यह भी बता दूँ कि होमिनॉइड्स के दिमाग बहुत छोटे होते थे। वो 4 टांगों पे चलते थे, और उसके साथ साथ उनके जो हाथ है वो अपने हाथों से काम नहीं लेते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब होमिनेंस आए
तो साइंस ये कहती है कि उनके दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए। वो पैरों पर चलते थे, यानी 2 पैरों पर चलते थे और हाथों से काम करते थे, इसलिए उन्हें बाइपेडल भी कहा जाता है। सो हम चलते हैं एवोल्यूशन की शाहराह पर। ये शाहराह शुरू हो रही है 12 मिलियन साल पहले। आप ऊपर 12 का हिस्सा देख सकते हैं, और इस वक्त इंसान से रिलेटेड सारी स्पीशीज़ और चिंपैंजी, गोरिल्ला सब इकट्ठे थे। लेकिन आज से 10 मिलियन साल पहले गोरिल्लाज की स्पीशीज आहिस्ता आहिस्ता होमिनिन से अलग हुई। इसी तरीके से 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी की स्पीशी इस शाहराह से अलग होगी, अलग ब्रांच पर चली गई, और अब हमारे पास जो पीछे रह गए थे वो होमिनिन्स रह गए थे। ये 20 स्पीशीज थी जो कि मॉडर्न डे इंसान से बहुत मिलती जुलती हैं, और साइंस ये समझती है कि इंसान का इर्तिका इन्हीं स्पीशीज से हुआ। हम इन स्पीशीज़ की स्टोरीज़ जानने जा रहे हैं, लेकिन जो मॉडर्न डे इंसान है उनको होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस 3 लाख साल पहले हमारी ज़मीन पर नमूदार हुए, साइंस का ऐसा मानना है, और उनके दिमाग निस्बतन छोटे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व करते गए। आज से 1 लाख साल पहले उनके दिमाग बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे, और आज के होमो सेपियंस आप देख रहे हैं। तो हमने सफ़र तय करना है होमो सेपियंस तक, और हमारा सफ़र आपको इस ग्रीन लाइन से दिखाया गया है। ये लाइन एवोल्यूशनरी लाइन है। इस पर बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हमने मैप की हैं जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म होगी, लेकिन एक पूरा रास्ता आता है, एक पूरा पाथवे आता है, एवोल्यूशनरी पाथवे, जो कि होमो सेपियंस तक पहुंचता है। और इस पाथवे में सबसे पहली जो स्पीशी आती है उसका नाम है आर्डिपेथेकस रेमिडिस। हम इसे आसानी के लिए एआर कहेंगे, और आज से 5 मिलियन साल पहले, यानी आज से 50 लाख साल पहले ज़मीन पर एआर ज़हूर पजीर हुए। इनके फॉसल्स हमें जो मिले हैं वो 4.4 मिलियन साल पहले के हैं, यानी 44 लाख साल पहले के हैं। ये वो पहली स्पीशी थी जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि 2 पाँव पर इसने चलना शुरू किया। इसने अपने पाँव को और हाथों को अलग अलग रखा, तो ये 2 पाँव पर चलते थे, और इनका जो फॉसल रिकॉर्ड हमें मिला वो मिला इथोपिया की एक वैली से, जिसे आश वैली कहते हैं। मुझे उम्मीद है मैं इसका नाम सही दे रहा हूँ। और इस जगह पर उस वक्त एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था। आज से 48-50 लाख साल पहले की बात है। इस फॉसल रिकॉर्ड को डिस्कवर किया एक साइंसदान ने, जो कि मैं उनका नाम आपको दिखा रहा हूँ, टिम वाइट, जो कि अमेरिकन पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर ऑफ इंटेरोगेटिव बायोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। मैं आपको उनकी यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो जब उन्होंने इस साइट को देखा तो यहाँ पर उनको 100 से ज़्यादा हड्डियाँ मिली। 10 साल उनको लगे एक्सकेवेट करने में और इस फॉसल साइट को रिफ़ाइन करने में। फिर फॉसल से स्पीशीज़ को बनाने में बहुत सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है, सिमेट्री का इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, जिस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से इन छोटे छोटे पीसेस को हम इकट्ठा करके एक पूरा फॉसल बना देते हैं। और जब फॉसल बनाया गया AR का, तो वो तकरीबन 127 सेंटीमीटर बड़ा था, ऊंचा था। 127 सेंटीमीटर तकरीबन 4 फीट से कुछ ज़्यादा बनते हैं। उसके हाथ और उसके पाँव लंबे लंबे थे, लेकिन उसके 2 पाँव में एक ख़ास किस्म की चेंज हमें नज़र आ रही थी, और वो ये थी कि उसका अंगूठा आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगलियों से दूर हो रहा था और उसकी शक्ल इंसान के हाथ जैसी बनती जा रही थी। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ AR, क्योंकि AR ने चलना था तो उनको हाथों की भी ज़रूरत थी और पाँव की भी ज़रूरत थी। इसके साथ साथ AR की जो पेल्विस की हड्डी है उसमें भी हमें फ़र्क नज़र आया। वो फ़र्क ये है, मैं आपको यहाँ पर 3 पेल्विस दिखा रहा हूँ। एक बंदर की है, एक इंसान की है और एक AR की है, यानी कि रेमिडस की है। और आप देख सकते हैं कि रेमिडस की पेल्विस बड़ी है बंदर से और छोटी है इंसान से, क्योंकि उसने चलना भी था और उसने अपना वेट और अपने डाइजेशन सिस्टम का
वज़न भी सहारना था। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि ये वो वक्त था जब इथियोपिया में जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि आपका सवाल होगा कि क्यों उन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया। तो साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये वो वक्त था जब अफ्रीका में मेंटल एक्टिविटी की वजह से, जो ज़मीन का मेंटल है उसकी एक्टिविटी की वजह से जियोलॉजिकल चेंजेस आए। बहुत बड़ी माउंटेन रेंजेस ज़मीन से, अब जब ये माउंटेन रेंजेस ज़मीन से उभरी तो जो बादल जा रहे थे वो इन माउंटेन रेंजेस से टकरा कर वहीं बरस जाते थे और वो अफ्रीका के मशरकी हिस्से तक नहीं पहुंच सकते थे जहां पर ये स्पीशी उस वक्त मौजूद थी। वहाँ पे बारिश नहीं होती थी, इसलिए फॉरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रास लैंड में बदलना शुरू हो गए और फूड बहुत कम हो गया। फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता था, लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ते थे। इसलिए साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये सरवाइव किए और इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया ताकि ये चल सकें और चल के फूड एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें। तो ये बेसिक चीज़ थी जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर में चेंज आई और इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया। एक और चीज़ जो इनके जबड़ों से, उनके फॉसल से हमें नज़र आई वो ये थी कि इनके कैनाइन्स, जो नोकीले दांत होते हैं, गोश्त खाने वाले दांत होते हैं, वो बहुत कम तीखे थे। अगर आप इनका कंपैरिजन करें चिंपैंजी के साथ तो चिंपैंजी के कैनाइन्स बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और उसकी वजह ये थी कि चिंपैंजी फीमेल्स पर लड़ाइयाँ करते थे। जो मेल चिंपैंजी थे वो फीमेल पर अजारादारी हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ करते थे और उसकी वजह से, क्योंकि उनको लड़ना पड़ता था, एक दूसरे का खून बहाना पड़ता था, तो उनके दांत लंबे थे। लेकिन जब हमने देखा कि इनके दांत छोटे हैं तो उस पर बहुत से लोगों का, बहुत से साइंसदानों का ये ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि इन्होंने फीमेल्स पर लड़ना छोड़ दिया था, बल्कि इन्होंने मोनोगैमी इख्तियार की थी। मोनोगैमी का मतलब ये है कि इन्होंने पेयर्स बना लिए थे, एक मेल एक फीमेल, और फिर आगे वो रिप्रोड्यूस करते थे। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ ना होने की वजह से इनके कैनाइन्स की ज़रूरत इनको थी नहीं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे होना शुरू हो गए। क्योंकि इन्होंने लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी तो इनका ज़्यादातर वक्त सोचने में, नई नई चीज़ें ईजाद करने में और रिप्रोडक्शन में लगता था। इसलिए हमें इनसे बहुत सी ऐसे एवोल्यूशनरी पाथ मिलते हैं जो कि कुछ आगे जाकर ख़त्म हो गए, लेकिन एक पाथ ऐसा है जिससे आगे इंसान इवॉल्व करता करता आज के मॉडर्न डे इंसानों में कन्वर्ट हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके सर्वाइवल की कुछ वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और हम पहुंचे थे आर्डिपिथेकस रेमिडिस के पास, जो कि पहली ऐसी स्पीशी थी इंसान की हिस्ट्री में, इंसान के एवोल्यूशनरी पाथवे में, जिसने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि उसकी पेल्विस बड़ी थी और उसके हाथ डेवलप होना शुरू हो चुके थे। ये स्पीशी कपल्स में रहती थी, यानी मोनोगामी को प्रैक्टिस करती थी। इनके बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती थी और उससे आगे एवोल्यूशनरी पाथवेज बने। इनसे जो पाथवेज निकले उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि ख़त्म हो गए, लेकिन एक पाथवे ऐसा था जिसमें आगे इंसान ने अपनी फॉर्म ली और हम इनसे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनकी अगली नस्ल में, जिसे कहा जाता है एस्ट्रेलोपिथेकस। एस्ट्रेलोपिथेकस के जो फॉसिल्स थे वो सबसे पहले 1977 में दरियाफ्त हुए। मैं आपको वो लोकेशन भी दिखाने जा रहा हूँ जो कि तंजानिया में है। एक जगह है जिसका नाम है लेटोली। लेटोली में हमें बहुत से ऐसे फुटप्रिंट्स मिले जो कि एस्ट्रेलोपिथेकस, यानी मैं इनको एपी कहूँगा, एपीज़ के थे। हम ये जानते हैं आज, क्योंकि इनके बहुत से स्केलेटन हैं और उनको हमने इकट्ठा करके एक पूरे इंसान की शक्ल देने की कोशिश की है, तो हम ये जानते हैं कि इनके कद 150 सेंटीमीटर्स थे, 30 सेंटीमीटर ज़्यादा थे ईआर से। और इसी तरीके से ये उनसे बहुत ज़्यादा स्लो थे, वो ज़्यादा तेज़ थे।
जो एयर्स थे वो एपी से ज़्यादा तेज़ थे। ये स्लो थे, लेकिन ये जिस जगह पर रहते थे अब वहाँ पर जंगल नहीं रहा। ज़मीन में चेंजेस की वजह से वो ग्रासलैंड बन चुकी है। और उसके साथ साथ इनमें जो एक और चीज़ पाई गई वो ये पाई गई कि ये ग्रुप्स में मूव करते थे। इनके जितने भी हमें निशानात मिले हैं जो कि प्रिजर्व हुए हैं, मैं आपको उनकी एक तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, उसमें नज़र आता है कि ये हमेशा ग्रुप की फॉर्म में मूव करते थे, इंडिविजुअल्स की फॉर्म में मूव नहीं करते थे। इनसे अगली नस्लों की तरफ चलते हैं, अगली स्पीशीज़ की तरफ जाते हैं जो इवॉल्व हुई। उनमें हमारे पास दो स्पीशीज़ काबिल ज़िक्र हैं, एक है होमो हैबिलिस और एक है रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनको मैं RA कहूँगा और होमो हैबिलिस को HH कहूँगा। ये दोनों स्पीशीज़ एक वक्त में एग्जिस्ट करती थी, 6000 साल तक तकरीबन ये आपस में लड़ती रहीं। ये स्पीशीज़ तकरीबन 2.4 मिलियन यानी 24 लाख साल पहले ज़मीन पर मौजूद थी। अगर आप रोबस्ट को देखें तो वो बहुत सेहतमंद लगते थे, उनके जबड़े बड़े बड़े थे और लगता था कि उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है, जबकि होमो हैबिलिस इस मामले में काफ़ी कमज़ोर नज़र आते थे। लेकिन कम रोबस्ट होने के बावजूद होमो हैबिलिस ने सरवाइव किया और रोबस्ट एप्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो गए। क्या वजह? उसकी वजह हमें उनके फॉसिल्स से मिली। जब हम हैबिलिस के फॉसिल्स इकट्ठे कर रहे थे तो उनके साथ हमें कुछ स्टोन्स मिले और उन स्टोन्स पर साफ मार्किंग्स नज़र आ रही थी। अब पैलेंटोलॉजिस्ट और साइंसदान बड़े हैरान हुए कि ये मार्किंग्स कहाँ से आई, लेकिन फिर उन्हें किसी ने बताया कि अफ्रीका के ही एक कबीले जिसका नाम है हाजा कबीला, वो ऐसी ही मार्किंग्स लगाता है। जब वो किसी जानवर का शिकार करता है तो उसको ज़िबा करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता है, और जब वो पत्थरों से उसे ज़िबा करता है तो उसकी हड्डियों पर ऐसे ही निशानात लगते हैं। तो ये मार्किंग्स ज़रूर स्टोन्स है, जिससे हमें ये पता चल गया कि होमो हैबिलिस स्टोन्स के टूल्स इस्तेमाल करते थे। उनके फॉसिल से ये अंदाज़ा तो नहीं होता था कि उन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो स्टोन के टूल्स इस्तेमाल करते थे। इसलिए वो ज़्यादा देर तक सरवाइव कर गए क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और उसके बाद एवोल्यूशन में हमारे पास होमो इरेक्टस आते हैं जो कि तकरीबन 1.8 मिलियन साल पहले ज़मीन पर आए। तो ये उनसे तकरीबन आप 6 लाख सालों का डिफरेंस ले लें तो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच में तकरीबन 5 लाख सालों का डिफरेंस बनता है। लेकिन एवोल्यूशन की वजह से साइंस ये कहती है कि इनके जिस्म पर कोई बाल नहीं थे, जिस्म पर कोई बाल मौजूद नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ी चेंज है और बहुत थोड़े वक्त में ये बहुत बड़ी चेंज है जिसे हम क्रिटिकली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन बाल ना होने की वजह ये थी कि ये फॉरेस्ट की बजाय अब ग्रासलैंड्स में रहते थे और इन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना था। तो जब ये किसी भी शिकार की तरफ भागते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे हंटर थे, ये जानवरों को चेज़ करते थे और इतना लंबा उनको चेज़ करते थे कि वो थक जाते थे और फिर ये उनका शिकार करते थे। तो इनके जो रनिंग मसल्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ये भागते थे और गर्मी में भी जानवरों का शिकार करते थे। तो जब गर्मी में भाग रहे हैं तो अब इनकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पसीना आता है, बाल मौजूद नहीं थे तो एवेपोरेशन होती है और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर बाल मौजूद नहीं होते वहाँ पर इनको ये फ़ायदा हुआ कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होना शुरू हो गया और ये गर्म इलाकों में भी शिकार करते रहे। इनके फॉसिल्स हमें मिले हैं जॉर्जिया में। जॉर्जिया यूरोप में है, आप गूगल मैप के ज़रिए देख सकते हैं। और वहाँ पर जब इनके फॉसिल्स मिले तो इनके फॉसिल्स के साथ हमें जानवरों की हड्डियाँ भी बहुत मिली और उसके साथ साथ हमें ऐसे टूल्स भी नज़र आए जो कि जानवरों को मारने के लिए और शिकार करने के लिए बनाए गए थे। हमें उससे अंदाज़ा हुआ कि ये वो स्पीशी है जिसने अब गोश्त खाना शुरू कर दिया था। इसके एविडेंस और तरफ से भी हमें मिले, लेकिन अब हम जान चुके थे कि इन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिया था और गोश्त खाने की वजह से अब इनका जो, क्योंकि गोश्त में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
हाई प्रोटीन होती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता छोटा हुआ, इनके पास एनर्जी ज़्यादा थी खाने में और वो एनर्जी इनके ब्रेन को बड़ा करने में काम आई, ऐसा साइंस का कहना है। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता छोटे होने शुरू हो गए और इनके ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू हो गए, इवॉल्व करना शुरू हो गए। और इनके जो ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू हो गए। तो आपको मैं एक ग्राफ के ज़रिए भी दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि अब किस तरीके से ब्रेन स्पीशीज़ का बढ़ना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ इनमें इमोशंस भी थे। उसकी वजह एक फॉसल है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि बग़ैर दांतों के फॉसल है। और साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये फॉसल एक बूढ़े इंसान का है और अगर वो उस उम्र तक पहुँचा है तो उसको कोई ना कोई खिलाता भी होगा और कोई ना कोई उसका ख्याल भी रखता होगा। तो हम समझना शुरू हो गए कि अब ये अपने आप से निकल कर दूसरों को भी देख रहे थे, इमोशनली सोशल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें इमोशंस भी आ रहे थे और सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इनमें आ रही थी। ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च है। लेकिन अब इन्होंने सोचा है कि हमें अब अफ्रीका से बाहर निकलना है, क्योंकि अफ्रीका में अब फूड और रिसोर्सेज इनके लिहाज से कम होना शुरू हो गए थे। तो इन्होंने सोचा कि ये अफ्रीका से माइग्रेट करेंगे, एशिया जाएंगे और यूरोप जाएंगे। लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर इनके लिए कैसी कैसी मुश्किलात इंतज़ार में बैठी हैं, जिनको हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वक्त होमो इरेक्टस अफ्रीका में मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ख़ास किस्म की सरगर्मियाँ अख्तियार की। एक तो ये बात थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता सोशल होते जा रहे थे, आपस में ग्रुप्स में कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझते थे, इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही थी इनमें, बड़ों का ख्याल रखते थे। इसके एविडेंस हमें पिछली वीडियोस में मिले, जहां पर हमें कई ऐसी दांतों के स्कल्स मिले, दांतों के फॉसिल्स मिले जो कि बूढ़े लोगों के थे। तो होमो इरेक्टस एक दूसरे का ख्याल रखते थे, ग्रुप्स में रहते थे, सोशल स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे थे और इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे थे। अगर आप इनकी बात करें तो यही वो स्पीशीज़ थी जो साइंस के मुताबिक सबसे पहले अफ्रीका से बाहर निकली, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमें अब अफ्रीका को छोड़ दें। और जब ये अफ्रीका से बाहर निकले तो ये एशिया की तरफ गए। आज जहाँ सऊदी अरेबिया है, फिर पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारा का सारा इनका रास्ता था। फिर इंडिया के ज़रिए होते हुए आगे मलेशिया में हमें होमो इरेक्टस के बहुत से फॉसिल्स मिले, जिसमें एक बहुत मशहूर फॉसिल है जिसे हम जावा मैन कहा जाते हैं। ये इंडोनेशिया से मिला, मलेशिया से नहीं, हमें इंडोनेशिया से मिला। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैप में भी नज़र आ रहा है कि किस तरीके से होमो इरेक्टस आहिस्ता आहिस्ता एशिया की तरफ गए, फिर मलेशिया की तरफ और ऊपर चाइना की तरफ गए। लेकिन साथ ही होमो इरेक्टस की एक और लड़ी यूरोप की तरफ भी गई। तो कुछ होमो इरेक्टस अफ्रीका में रह गए, कुछ एशिया में चले गए और कुछ यूरोप में चले गए। जो होमो इरेक्टस यूरोप में गए वो आहिस्ता आहिस्ता होमो नेंडरटॉल्स में इवॉल्व कर गए। होमो नेंडरटॉल्स को हम आगे स्टडी करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। जबकि जो होमो इरेक्टस पीछे अफ्रीका में रह गए वो होमो सेपियंस में इवॉल्व किए। साइंस के मुताबिक होमो सेपियंस वो स्पीशी है जिससे मॉडर्न डे इंसान आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका किए। तो मॉडर्न डे इंसान होमो सेपियंस से आगे इवॉल्व हुए, इर्तिका करते रहे। मैं आपको यहाँ पर 3 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक तरफ नेंडरटॉल नज़र आ रहे हैं जो कि गथे हुए जिस्म के मालिक हैं। कद उनका निस्बतन छोटा है लेकिन बहुत मजबूत बॉडी है। नेज़ा उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो टूल्स का इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए, और यूरोप में वो ज़्यादातर रहते थे। अगर आप बीच वाले स्पीशी को देखें तो ये हैं होमो सेपियंस, जो कि निस्बतन कमज़ोर थे नेंडरटॉल्स के
के मुकाबले में ये निस्बतन कमज़ोर थे। टूल्स का ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, शिकारी भी थे और साथ साथ और भी मसलन एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन भी करते थे। और फिर आपको होमो इरेक्टस नज़र आ रहे हैं जिसने अपने हाथ में एक पत्थर का टूल पकड़ा हुआ है, जिससे ये दोनों स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2 लाख से 3 लाख साल पहले। आज की हिस्ट्री में अगर हम 2 लाख से 3 लाख साल पहले चले जाएं तो हमें नेंडरटॉल और होमो सेपियंस का इर्तिका नज़र आएगा। तकरीबन 1,90,000 साल पहले हमारी ज़मीन पर आइस एज आना शुरू होगी। ये वो वक्त था जब यूरोप बहुत ज़्यादा सर्द होना शुरू हुआ। अब वहाँ पर मौजूद थे नेंडरटॉल्स। नेंडरटॉल्स क्योंकि ऑलरेडी पहले ही यूरोप में रह रहे थे और यूरोप सर्द ही था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की बर्दाश्त करने की ताकत हासिल कर चुके थे। इसलिए जब आइस एज आई तो आइस एज ने उनको ज़्यादा उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, वो आइस एज को सरवाइव कर पाए। लेकिन जब आइस एज आहिस्ता आहिस्ता एशिया की तरफ आई, जहाँ हमें होमो इरेक्टस मिलते थे, तो एशिया में आइस एज बहुत ज़्यादा सर्दी ना ला सकी। इसलिए होमो इरेक्टस आइस एज से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए। आइस एज ने जो सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो किया होमो सेपियंस को, जो कि इस वक्त अफ्रीका में थे। होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए थे होमो सेपियंस। होमो सेपियंस आइस एज को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल ना कर सके। ये वो वक्त था जब अफ्रीका की ग्रासलैंड्स, जो उनके बाग थे, जो उनकी चरागाहें थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की वजह से डेजर्ट्स में, रेगिस्तानों में बदली जा रही थी। और होमो सेपियंस आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका से नीचे जाते जा रहे थे। और हमें जो उनके आखिरी आसार मिलते हैं वो हमें साउथ अफ्रीका की केव्स में मिलते हैं। हम अगर साउथ अफ्रीका की इन केव्स को, जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इनको देखें तो ये वो जगह थी जहाँ पर बहुत छोटे छोटे गारों में होमो सेपियंस आबाद थे। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 होमो सेपियंस बच गए थे इस वक्त आइस एज की वजह से। और इन 10,000 होमो सेपियंस से आगे हमारा डीएनए हम तक पहुंचा। जब हम अपने डीएनए को टेक्नोलॉजी की नज़र से गौर से देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये एक बहुत छोटे ग्रुप से हम तक आया है, और वो ग्रुप 10,000 8,000 लोगों पर मुश्तमिल था। ये वही होमो सेपियंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इन होमो सेपियंस की केव्स में हमें आग जलाने का सामान भी मिलता है, हमें चारकोल नज़र आते हैं, फायर प्लेसेस नज़र आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्टोन के टूल्स भी नज़र आते हैं। टूल्स होमो सेपियंस का एक खासा था, बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो टूल्स बनाते थे और नए नए टूल्स बनाते थे। और उसके साथ साथ होमो सेपियंस को ज़िंदा रहने के लिए खाने की और एनर्जी की ज़रूरत थी। अब रेगिस्तान की वजह से खाने की चीज़ें बहुत कम थी और सर्दी बहुत शदीद थी, तो होमो सेपियंस ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज किया, अपने आप को बदला, अडॉप्ट किया, और उन्होंने सी शेल, जो फिश है, उसको खाना शुरू कर दिया। हमें इस केव्स में, जो मुख्तलिफ केव्स हैं, इनमें सी शेल्स जगह जगह नज़र आते हैं। तो यहाँ पर यह भी नज़र आता है कि होमो सेपियंस के ज़िंदा रहने की एक वजह यह है कि वो वक्त के साथ और अपनी एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को अडेप्ट करते थे, अपने आप को चेंज करते थे। जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया और इंसान के डीएनए को गौर से देखा तो हमें पता चला कि ये डीएनए होमो सेपियंस से हम तक पहुंचा है और बड़े छोटे ग्रुप से पहुंचा है। होमो सेपियंस की एक ख़ास बात यह भी थी कि वो कल्टीवेशन भी करते थे, वो एग्रीकल्चर की तरफ भी मायल थे, और उसके साथ साथ डोमेस्टिफिकेशन और जानवरों को पालते भी थे। जबकि निंदरटॉल्स, जो कि यूरोप में थे, वो हंटर्स थे। वो बड़े विशियस किस्म के, बड़े खूंखार किस्म के हंटर्स थे, जो कि जानवरों को मारते थे और खाते थे। ना तो उनमें एग्रीकल्चर का रिवाज था और ना ही उनमें डोमेस्टिफिकेशन का रिवाज था।
जबकि होमोसेपियंस हंटर्स तो थे, लेकिन ये जानवरों से दूर रहकर शिकार करते थे, उनका पीछा करते थे। जब वो थक जाते थे तो उनका शिकार करते थे। और इनका और निएंडरथॉल्स का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मौजूद है। लेकिन 10,000 साल तक ये यानी होमोसेपियंस और निएंडरथॉल्स आपस में राइवलरी में रहे, झगड़े में रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि निएंडरथॉल्स बहुत ताकतवर होने के बावजूद दुनिया से ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और होमोसेपियंस उतने ज़्यादा ताकतवर ना होने के बावजूद आज हमारी शक्ल में साइंस के मुताबिक दुनिया में ज़िंदा है। तो क्या ऐसी वजह हुई कि निएंडरथॉल्स दुनिया से गायब हो गया, हालांकि वो बहुत ताकतवर थे? और होमोसेपियंस ऐसी क्या वजह थी कि वो आज तक दुनिया में आबाद हैं? मैं आके लेके चलता हूँ जेरूसलम, जहाँ पर होमोसेपियंस और निएंडरथॉल्स पहली मर्तबा इनकी आपस में मुलाकात हुई। आप इस वक्त केव्स देख रहे हैं, मैनेट केव, जो कि इसराइल में मौजूद है। और सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर निएंडरथॉल्स और होमोसेपियंस आबाद थे, उनके फॉसिल्स हमें मिले। होमोसेपियंस बड़े ग्रुप्स में मौजूद थे, जबकि निएंडरथॉल्स छोटे ग्रुप्स में मौजूद थे। तो हमें 18 ऐसी बॉडीज इन केव्स से मिली हैं जो कि 55,000 साल पुरानी केव्स हैं। और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि निएंडरथॉल्स और होमोसेपियंस का आपस में टकराव था। लेकिन साथ साथ इनकी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग भी होती थी। शादियों का तस्वर तो उस वक्त था या नहीं ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इनकी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग्स भी थी। तो निएंडरथॉल्स का डीएनए भी आज हमारे डीएनए में मौजूद है। लेकिन निएंडरथॉल्स के बारे में जानना कि वो क्यों ख़त्म हो गए, ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है। हम बहुत अरसे तक समझते रहे कि निएंडरथॉल्स के बाल बड़े बड़े थे, जैसे गोरिल्ला के बाल, जिस तरीके से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। लेकिन आज की साइंस ये बताती है कि वो ऐसे नहीं थे, बल्कि उनकी शक्ल इंसान से मिलती जुलती थी। हम ये भी समझते रहे कि निएंडरथॉल्स ज़्यादातर कम अक्ल थे, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि उनका दिमाग था, उनका दिमाग होमोसेपियन से 10% बड़ा था। लेकिन वो हमारे अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा ज़हीन थे। वो ज़्यादा विशियस किस्म के हंटर थे, शिकारी थे, टूल्स बनाते थे। लेकिन उसके साथ साथ उनके कान, गला और नाक की हड्डियों से हमें पता चला कि वो बोल भी सकते थे, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। क्योंकि हम पहले ये समझते थे कि उनका आपस में कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन अब हम ये समझते हैं उनके, जब हमने फॉसिल्स देखे, कि वो बोल सकते थे और वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते होंगे। उनका कल्चर भी था। आज बहुत सी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हैं जो कि हमें बताती हैं कि उनके कपड़ों का एक ख़ास स्टाइल था, उनके पास रिस्ट बैंड्स थे, वो लॉकेट्स पहनते थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पहनते थे। तो वो कल्चर उनके पास मौजूद था और अपने कल्चर में वो लोगों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। जब निएंडरथॉल्स दुनिया से ख़त्म हो रहे थे, जिसकी वजह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो हमारे पास कुछ ऐसी केव्स हैं जहां पर वो ज़िंदा थे। ऐसी ही एक केव फ्रांस में है जहां पर हमें टूल्स नज़र आए जो कि निएंडरथॉल्स ने बनाए। उनमें से कुछ टूल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि जानवरों की खाल को स्मूथ करने के लिए, हमवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 50,000 साल पुराना टूल है। तो 50,000 साल पहले जब निएंडरथॉल्स ख़त्म हो रहे थे, तो यहाँ पर आपको उनके फॉसिल्स और उनकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतना ताकतवर होने के बावजूद और शिकारी होने के बावजूद, आइस एज की सर्दी बर्दाश्त करने के बावजूद, यूरोप में वाक़या होने के बावजूद, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि निएंडरथॉल्स दुनिया से ख़त्म हो गए 50,000 साल पहले, और उनके राइवल्स, उनके दुश्मन होमोसेपियंस आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने के बावजूद दुनिया पर गालिब आए और साइंस के मुताबिक आज की मॉडर्न एज उनसे ही आगे इर्तिका पजीर हुई है। एवोल्यूशन की सीरीज़ में हम पहुँचे हैं आज से 50,000 साल पहले, जब फ्रांस की केव्स में हमें निएंडरथॉल्स के कुछ टूल्स मिले। मैं आपको वो टूल्स दिखा रहा हूँ जो कि अमूमन जानवरों की
खालों को स्मूथ करने के लिए, हमवार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो ज़माना था जब यूरोप में आइस एज आ चुकी थी। हम जानते हैं कि नींदरटॉल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, यूरोप पे रहते थे, लेकिन उन्होंने इस आइस एज को बर्दाश्त किया। दिन में टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते थे। वो शिकार करते थे और हमें बहुत सी ऐसी किताबें मिलती हैं, जिसमें से एक किताब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है थिन ऑन द ग्राउंड। ये किताब लिखी है डॉक्टर स्टीवन चर्चिल ने, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नींदरटॉल्स के जितने भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उनमें ज़्यादातर फॉसिल्स की हड्डियाँ टूटी हुई, ज़ख्मी नज़र आती हैं। आखिर क्या वजह है कि नींदरटॉल्स की हड्डियाँ टूटी हुई मिलती हैं? साइंसदानों का ये ख्याल है कि नींदरटॉल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकारी थे और वो जानवरों के बहुत करीब जाकर शिकार करते थे, इसलिए बाज़ औक़ात जानवर उन पर हमला कर देते थे और उसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचता था, उनकी हड्डियां टूटती थी, वो ज़ख्मी होते थे और मर भी जाते थे। इसलिए आज हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं उनमें उनकी हड्डियों को हम देखते हैं तो वो हमें टूटी हुई मिलती है, और उसकी वजह उनके शिकार का स्टाइल है। जबकि होमो सेपियंस हमेशा दूर से शिकार करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो जानवरों के करीब ना जाएं। जब वो यूरोप में गए तो उनकी स्किन का कलर भी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया, लेकिन उनका और नींदरटॉल्स के शिकार करने का तरीका बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। नींदरटॉल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, लेकिन होमो सेपियंस आज भी मौजूद हैं। आखिर क्या वजह है कि होमो सेपियंस आज मौजूद हैं? बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि होमो सेपियंस बड़े ग्रुप्स में आपस में कोलैबोरेट करते थे। जब वो शिकार करते थे तो आज हमें कई ऐसे एविडेंस नज़र आते हैं जिसमें हमें मालूम होता है कि वो सीटी का इस्तेमाल करते थे, वो सिग्नलिंग करते थे जब भी वो शिकार करते थे। उसके साथ साथ वो शिकार ग्रुप्स में करते थे तो जानवर उन पर बहुत आसानी से हमला नहीं कर पाता था। मैं आपको ये बता दूं कि होमो सेपियंस बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट थे। क्योंकि वो जानवरों से दूर रहकर शिकार करना चाहते थे तो उन्होंने जो नेज़े बनाए उनके पीछे एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म लगाया, मैकेनिकल मैकेनिज़्म लगाया, जिसे हम एटलेटल कहते हैं, स्पेयर एटलेटल कहा जाता है। और इसके ज़रिए जब वो नेज़ा फेंकते थे तो आज के एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि नेज़ा अगर 20 मीटर जाना है, नॉर्मल आप उसको खाली हाथ से फेंकें, तो अगर एटलेटल का इस्तेमाल करेंगे यानी उसके पीछे वो मैकेनिज़्म लगाकर उसको फेंकेंगे तो वो 40 मीटर जाएगा, यानी कि दुगना जाएगा, दुगना फासला वो तय करेगा और उसकी वेलोसिटी भी बहुत तेज़ होगी। तो जानवरों के पास रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होगा और वो दूर के जो जानवर हैं उनका भी शिकार कर सकते। तो ये बहुत बड़ी इजाद थी जो कि होमो सेपियंस ने की। तो वो टेक्नोलॉजिस्ट थे और टेक्नोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते थे, इसलिए वो जानवरों के करीब नहीं आते थे। लेकिन आप अगर उनके औजारों का, उनके टूल्स का मुआवजा करें नींदरटॉल्स के टूल्स का, तो आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें निचली तरफ होमो सेपियंस के टूल्स हैं, हाथ के बनाए हुए पत्थर हैं जिसके ज़रिए वो शिकार करते थे। तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इन पत्थरों की शार्पनेस ज़्यादा होती जा रही है, ये तेज़ होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, मटेरियल बदलता जा रहा है, पत्थर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है, और आखिरी जो आपको टूल नज़र आ रहा है वो बोन्स का, हड्डियों का बना हुआ टूल है। तो किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि एक मेथड है इनके टूल डिज़ाइनिंग में। ये टूल्स को सोच समझ के बनाते हैं और वक्त के साथ साथ उनको इम्प्रूव करते हैं और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी अंदर लाते हैं, नए नए तरीक़ों से टूल्स बनाते हैं, उनके डिज़ाइन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको नींदरटॉल्स के टूल्स नज़र आएंगे। ये सारे टूल्स एक ही जैसे हैं। वक्त गुजरता गया, हज़ारों साल गुजरते गए, लेकिन नींदरटॉल्स के टूल्स में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये भी एक ख़ास किस्म का सिग्नल है, इंडिकेशन है, जो हमें बताती है कि होमो सेपियंस वक्त के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट करते थे और वक्त के साथ चलते थे, जबकि नींदरटॉल्स वक्त के साथ अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आगे लेके चलते थे। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ एब्रे कैस्टेनेट, फ्रांस में,
गारें हैं और इन गारों में हमें बहुत फॉसिल्स मिले। 150 के करीब फॉसिल्स मिले, जिससे हमें लगता है कि यहाँ पर एक ज़माने में 150 लोग रहते थे, जिनमें होमोसेपियंस भी थे और निएंडरथाल्स भी थे। होमोसेपियंस के बहुत ज़्यादा नंबर था, 13 के करीब निएंडरथाल्स थे, जबकि बाकी सारे होमोसेपियंस थे। और ये वो जगह है जहाँ पे हमें नज़र आता है कि इनका आपस में क्रॉस हुआ, यानी निएंडरथाल्स और होमोसेपियंस के आपस में बच्चे हुए, उनके डीएनए शेयर हुआ और आज भी वो डीएनए हमारे अंदर मौजूद है। हमारे अंदर डीएनए निएंडरथाल्स का भी मौजूद है और ज़्यादा होमोसेपियंस का मौजूद है। लेकिन होमोसेपियंस के बचने की वजह, सर्वाइव करने की एक वजह यह है कि वो कोलैबोरेट करते थे, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे, जबकि निएंडरथाल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट नहीं करते थे। वो इंडिविजुअल एक्सीलेंस पर यकीन रखते थे, अकेले काम करने पर यकीन रखते थे। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ जो कि एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है, जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को 3 गुड़िया दिखाई जाती हैं। एक गुड़िया जो सफ़ेद रंग की है, जो सबसे आगे, वो एक डब्बा खोलने की कोशिश कर रही है, जबकि पहले एक्सपेरिमेंट में जो नीले रंग की गुड़िया है वो उस डब्बे को आगे बंद करती है, कोलैबोरेट नहीं करती, फैसिलिटेट नहीं करती, बल्कि काम को रोकती है। और जो पीली गुड़िया है वो आके उस डब्बे को खोलने की कोशिश करती है, सफ़ेद गुड़िया की मदद करती है। अब छोटा बच्चा ये एक्सपेरिमेंट देख रहा है, पपेट्स हैं, हाथों से पपेट्स को मूव करके बच्चे को एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है और फिर बच्चे को नीली और पीली गुड़िया पेश की जाती है कि बच्चा किस गुड़िया को प्रेफरेंस देता है। तो बच्चे ने पीली गुड़िया को प्रेफरेंस दिया क्योंकि उसने सफ़ेद गुड़िया की आकर मदद की, कोलैबोरेट किया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को रिवर्स कर दिया गया, पीली गुड़िया ने आकर डब्बे को बंद किया, उसने फैसिलिटेशन में रुकावट डाली, जबकि नीली जो गुड़िया है उसने आके सफ़ेद गुड़िया की मदद की और खोला। अब बच्चे को दोबारा वही 2 गुड़िया दिखाई गई और पूछा गया, बच्चे को कहा गया कि वो कोई एक गुड़िया सेलेक्ट करे और उसने नीली गुड़िया सेलेक्ट की। वो गुड़िया सेलेक्ट की जो कि कोलैबोरेट कर रही है, जो कि आसानियाँ पैदा कर रही है। इससे साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि इंसान जो होमोसेपियंस हैं, जिनसे हम आज इवॉल्व हुए हैं, वो आपस में कोलैबोरेट करना पसंद करते हैं, उनकी फितरत में कोलैबोरेशन है और वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते जो कि उन पर्सनैलिटीज़ को पसंद नहीं करते जो आपस में रुकावट डालती हैं। आपको मैं यहाँ पर एक और साइंसदान से मिलाता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर रॉबिन डनबार, ब्रेन एवोल्यूशनिस्ट हैं और इनकी किताब भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसका नाम है ह्यूमन एवोल्यूशन। इनका ये ख्याल है कि होमोसेपियंस का ज़िंदा रहना, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि होमोसेपियंस ने आहिस्ता आहिस्ता सोशल कम्युनिटीज़ बनाना शुरू कर दी। उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए जिसमें वो एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे। और जब सोशल कम्युनिटीज़ बनती हैं तो आपको ज़्यादा स्किल्स चाहिए आपस में कोलैबोरेट करने के लिए। तो उनके दिमाग भी उसी तरीके से तेज़ी से इम्प्रूव करना शुरू हो गए, इवॉल्व करना शुरू हो गए। सोशल कम्युनिटी की वजह से, बड़े ग्रुप्स की वजह से उनका दिमाग जल्दी जल्दी इवॉल्व करना शुरू हो गया। आपका सवाल ये होगा कि हमने तो पिछली वीडियो में बताया था कि निएंडरथाल्स के दिमाग 10% बड़े हैं होमोसेपियंस से। फिर होमोसेपियंस कैसे आगे बढ़ गए? तो निएंडरथाल्स के दिमाग का जब जायज़ा लिया साइंसदानों ने तो उन्हें पता चला कि उनके दिमाग का जो पिछला हिस्सा है, यानी वो हिस्सा जो इंसान की विजन से, देखने की सलाहियत से ताल्लुक़ रखता है, वो बहुत बड़ा था। तो निएंडरथाल्स की आंखें भी बड़ी बड़ी थीं और वो शिकारी थे। उनको ज़रूरत थी कि वो हर तरफ से जानवर को देख सकें, शिकार को देख सकें जो उनकी तरफ आ रहा है या उनसे दूर जा रहा है। तो उनकी आंखें बड़ी थी और उनकी विजुअल कैपेसिटी बहुत बड़ी थी। लेकिन जब होमोसेपियंस के दिमाग का तज्जिया किया गया तो हमें पता चला कि उनकी जो फ्रंटल और प्राइटल लोब है, जो सामने यहाँ पर ये वाली जगह पर जो लोब्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई। और ये वो लोब्स हैं या ये वो जगह है जो कि सोशल स्किल्स के लिए, इमोशनल स्किल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि होमोसेपियंस के बहुत सी ऐसी जगह मिली हैं, फॉसिल्स मिले हैं जहाँ वो 150-150 से ज़्यादा आबादी में रहते थे। तो इसलिए हमारा ये ख्याल है कि उनकी ये जो सामने वाली 2 लोब्स हैं जो बहुत जल्दी इवॉल्व हुई हैं, उसमें उनके ग्रुप्स में रहने में बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि होमोसेपियंस की जो सर्वाइवल की वजह है
उसमें जो पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं वो ये है कि वो बड़े ग्रुप्स में रहते थे, वो सोशल एक्टिविटीज़ करते थे, वो इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच थे, वो आपस में कम्युनिकेशन करते थे। और एक और बहुत अहम बात ये है कि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते थे। यानी अगर किसी एक ग्रुप ने होमोसेपियंस के एक टूल बना लिया है, एक नया टूल बनाया है, तो वो फ़ौरन बाकी कबीलों में, बाकी इलाकों में होमोसेपियंस में फैल जाता था। तो वो टेक्नोलॉजिस्ट थे, क्रिएटिव थे, नई नई चीज़ें बनाते थे, टेक्नोलॉजी लेके जाते थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी बहुत करते थे ताकि हर किसी को वो इन्फॉर्मेशन और वो टेक्नोलॉजी मिल सके। और वो इन्वेंशंस पर यकीन रखते थे, नई नई चीज़ें बनाने पर यकीन रखते थे, जबकि नेंडरटॉल्स इन्वेंशंस पर ख़ास यकीन नहीं रखते थे, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ें लेके चलते थे उन्हीं पर यकीन रखते थे। अब साइंस का ये कहना है कि ये वो ज़माना है जब रिलीजन भी आ गया और रिलीजन ने बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ बनाना शुरू कर दी। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि नेंडरटॉल्स जो छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे, यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता खाना कम हो रहा था, सर्दी ज़्यादा होती जा रही थी, यूरोप में खाना कम होता जा रहा था, उनको शिकार करना पड़ता था। 30 साल की उम्र से ज़्यादा वो ज़िंदा बहुत कम रहते थे। बॉडीज़ उनकी बड़ी थी, खाने की उनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, खाना कम था, जानवरों के करीब जाके शिकार करते थे, वो बाज़ औक़ात उनका शिकार कर लेते थे। तो नेंडरटॉल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे थे और उनमें ना तो इनोवेशन थी, ना ही उनमें क्रिएटिविटी थी, नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बड़े ग्रुप्स में आ नहीं रहे थे, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी इस दुनिया से ख़त्म होते गए और होमोसेपियंस ने दुनिया का निज़ाम संभालना शुरू कर दिया। मैं आपको मिलवाता हूँ प्रोफेसर क्लाइव फिनलेसन से, और ये रिसर्च कर रहे हैं जिब्राल्टर केव्स में। ये वो केव्स हैं जहाँ पर आखिरी नेंडरटॉल्स अपना वक्त गुजार रहे थे और उनके फॉसिल्स हमें मिले। इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं नेंडरटॉल्स पर, और इनकी एक किताब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, द स्मार्ट नेंडरटॉल्स हैं, जिस पे इन्होंने बताया है कि नेंडरटॉल्स काफ़ी ज़्यादा ज़हीन थे, जो कि हम समझते हैं कि वो कम अक्ल थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन थे। लेकिन उनमें कुछ कमियाँ थी जिसकी वजह से वो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए। लेकिन इस केव में हमें नेंडरटॉल्स के ना सिर्फ फॉसिल्स मिले, बल्कि कुछ ख़ास किस्म की सिंबल्स भी मिली हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है कि इस सिंबल का क्या मतलब है। मैं आपको ये सिंबल यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि जाते हुए नेंडरटॉल्स ने, मरते हुए, एक्सटिंक्ट होते हुए नेंडरटॉल्स ने बनाई हैं। और अब हम रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इन सिंबल्स का क्या मतलब है और नेंडरटॉल्स हमें क्या पैगाम देना चाहते थे अपने जाने से पहले। और मैं आपको लेकर चलता हूँ जर्मनी में, जहाँ पर हमें बहुत से फॉसिल्स मिले, और ये फॉसिल्स थे होमोसेपियंस के। साइंसदानों ने जब इनको करीब से देखा तो उन्हें नज़र आया कि इनकी खोपड़ियों पर, स्कल्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख्मों के निशान थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कई सुराख नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके माबैन कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसकी वजह से इनकी हलाकत हुई। आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रुप और कम्युनिटीज़ में बढ़ते जा रहे थे, लेकिन साथ साथ अब इनके दरमियान जंगें और लड़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी थी। इससे पहले होमोसेपियंस के दरमियान जंगें और लड़ाइयाँ नज़र नहीं आईं। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट भी एवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनको रिसेंटली 50,000 साल पुराने नेंडरटॉल के फॉसिल्स मिले हैं और उनसे उन्होंने डीएनए अखज़ किया है, डीएनए लिया है और उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ये प्री हिस्टोरिक टाइम है, और प्री हिस्टोरिक का मतलब ये है कि 1200 BC यानी बिफोर क्राइस्ट 2000 गुजर चुके हैं, तो आज से 3200 साल पीछे और 2.5 लाख साल पहले, यानी ये एक विंडो है, एक तरफ 2.5 लाख साल है और एक 3200 साल, इसके बीच में जो भी काम हुआ उसको प्री हिस्टोरिक इरा कहते हैं। तो ये प्री हिस्टोरिक इरा के हमारे पास फॉसिल्स मिले हैं, जिनको जब देखा गया, एनालाइज किया गया, तो पता चला, इनके डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो पता चला कि आज के मॉडर्न डे इंसानों के 2% डीएनए इनके साथ मैच करता है। और ये काम करने वाले बहुत ही मशहूर साइंसदान हैं जिनका नाम है स्वंते पाबू, जो कि डायरेक्टर हैं मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ
एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के। उन्होंने ये डीएनए रिकंस्ट्रक्ट किया है और उसके बाद कंपैरिजन किया और हमें पता चला कि होमोसेपियन और निएंडरथाल जब करीब आए, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो वो डीएनए बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया और आज वो 2% डीएनए हमारी बॉडी का हिस्सा है, साइंस का ये कहना है। और इस डीएनए की वजह से हम बहुत सी एलर्जी से बचते हैं और बहुत सी मुहलिक बीमारियों से भी हम मुकाबला करते हैं। लेकिन अब वो टाइम आता जा रहा है जहाँ पर हमें ये लगता है कि होमो सेपियंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो समंदरों को और दरियाओं को अबूर कर सकते थे। होमो सेपियंस अफ्रीका से निकले और एशिया में फैलते गए और फिर एशिया से आगे जजीरों तक गए। इसी तरीके से वो अमेरिका की तरफ भी गए, रशिया से होते हुए, और यहाँ पर भी हमें लगता है कि उन्होंने कश्तियों को ईजाद कर लिया था। और ये कैसे लगता है, इसकी मिसाल मैं आपको एक आइलैंड जो कि जापान का आइलैंड है, इसका नाम है इशिगाकी आइलैंड, इसकी एक गार से दूंगा जहाँ पर हमें बहुत से होमो सेपियंस के फॉसिल्स मिले। 19 होमो सेपियंस के स्केलेटन मिले हैं और हमें ये लगता है कि ये स्केलेटन तकरीबन 20,000 से 27,000 साल पुराने। इन स्केलेटन्स को जब देखा गया और इन पर रिसर्च की गई तो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा डॉक्टर नियोमी डॉय को, जिनका ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ी कब्र है और उन्होंने इन स्केलेटन्स को 3D प्रिंटिंग की मदद से और बहुत से सॉफ्टवेयर्स की मदद से दोबारा बनाया। और यहाँ पर हमें नज़र आया कि इनके कानों के बीच में एक मखसूस हड्डी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स रखती थी। मैं आपको ये हड्डी यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि कान के अंदर होती है और ये उनके अंदर होती है जो कि स्विमर्स होते हैं, जो कि पानी में तैरते हैं। तो ये एक एविडेंस था कि ये होमो सेपियंस जो कि इशिगाकी आइलैंड से हमें जिनके फॉसिल्स मिले हैं, ये स्विमर्स थे। अब इस आइलैंड का ताइवान से तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है। तो आखिर ये होमो सेपियंस किस तरीके से इस आइलैंड तक पहुँचे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिस पर रिसर्च की जा रही है। इन फॉसिल्स पर जब रिसर्च की गई तो हमें यह भी पता चला कि इनकी जीन्स साउथ एशियंस के साथ मिलती है। इसका मतलब यह है कि ये लोग ताइवान से ही यहाँ पर आए थे। हमने ताइवान का जायज़ा लिया और वहाँ पर एक गार जिसे बेग्जियन केव कहा जाता है वो हमें मिली। वहाँ पर भी हमें बहुत से ऐसे आसार मिले जो कि हमें बताते थे कि यहाँ पर होमो सेपियंस रहते थे। मज़े की बात यह है कि वहाँ पर हमें जो वॉल आर्ट मिली, जो गारों के अंदर ड्राइंग मिली, वो निएंडरथाल से भी 2000 साल पुरानी थी। तो पहले ये समझा जाता था कि निएंडरथाल ने वॉल आर्ट्स को ईजाद किया, शुरू किया, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये काम इन होमो सेपियंस ने किया जो कि निएंडरथाल से 2000 साल पहले ही ताइवान की गारों में ये पेंटिंग्स और ये आर्ट्स बना रहे थे। साइंसदानों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ताइवान का रुख किया और वहाँ के समंदर को पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमें पता चला कि वहाँ पर एक चैनल है जिसे ब्लैक चैनल कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये ऐसा चैनल है जिसमें पानी का बहुत तेज़ फ्लो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। और ये कैसे मालूम किया? उन्होंने बहुत बड़े बड़े हवा से भरे फुटबॉल, जिन्हें बॉयज़ कहते हैं, वो वहाँ पर फेंके और उनको देखा कि वो किस तरफ को फ्लोट करते हैं। तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। आप देख सकते हैं कि कोई भी बॉय जापान के इस आइलैंड की तरफ नहीं गया, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ चले गए। इसका मतलब ये है कि अगर होमो सेपियंस तैर कर जाने की कोशिश करते तो ये चैनल उनके लिए बहुत मुश्किल बना देता कि वो उस आइलैंड तक पहुंच सकते। उसके साथ साथ ताइवान की गारों से हमें ट्यूना फ़िश की बोन्स मिली। ये ऐसी मछली है जो कि डीप समंदर में, गहरे पानी में रहती है। तो हम ये भी जान चुके थे कि ताइवान से जो फॉसिल्स मिले हैं वो होमो सेपियंस किसी न किसी तरीके से कश्ती की मदद से समंदर, गहरे समंदरों में भी जाते थे। तो ये दो बहुत ज़्यादा बड़े एविडेंस थे जो कि हमें नज़र आए और इससे साइंसदानों का ये ख्याल है कि आज से 40,000 साल पहले होमो सेपियंस बोट की टेक्नोलॉजी को, कश्ती की टेक्नोलॉजी को ईजाद कर चुके थे। डॉक्टर यूसुके कैफू जो कि जापान के
एक बहुत बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने सोचा कि वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि होमो सेपियंस किस किस्म की कश्ती से ताइवान से इशिगाकी आइलैंड की तरफ गए। तो उन्होंने उस ज़माने के औज़ारों को सबसे पहले सोचा और उनकी मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से डायरेक्शंस के अंदाज़े लगाने भी शुरू किए। तो जब उन्होंने पहली बोट बनाई, कश्ती बनाई, जो उनके ख्याल में होमो सेपियंस ने बनाई होगी, वो सरकंडों की थी। उस कश्ती को, जो कि रीड में इसकी कश्ती थी, 2016 में उन्होंने पानी में डाला ताइवान से। लेकिन ये कश्ती बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, अनस्टेबल थी और ये पानी के ब्लैक चैनल, पानी के बहाव के साथ साथ नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो गई। ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। 2018 में फिर उन्होंने बांस लिए बड़े बड़े और उनकी कश्ती बनाई। उनका ये ख्याल था कि होमो सेपियंस शायद बांस से बनी हुई कश्ती के ज़रिए उस आइलैंड तक पहुँचे हैं और फिर उस कश्ती से सफ़र किया गया। लेकिन वो कश्ती बहुत ज़्यादा स्लो थी और बीच में कई मरतबा रात आ जाती थी और बादल आ जाते थे, जिसकी वजह से वो समत भटक गए और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। 2020 में फिर उन्होंने अपनी तीसरी और आखिरी अटैम्प्ट में उनको एक औज़ार से मदद लेनी पड़ी। ये है एक एंशिएंट कुल्हाड़ा। उन्हें बहुत से ऐसे एंशिएंट कुल्हाड़े ताइवान की गार से मिले जिसके आगे शार्प पत्थर थे और पीछे लकड़ी लगी होती थी और उसके ज़रिए होमो सेपियंस कश्तियाँ बनाते थे, हमारा ये ख्याल है। उन्होंने ऐसे ही कुल्हाड़े लिए और उनके ज़रिए बड़े बड़े दरख्तों को काटा और उनके स्टेम्स को, उनके तनों को अंदर से खुरचा, हॉलो किया। एक एक मीटर जितना बड़ा तना था और वो एक कश्ती की शक्ल इख्तियार कर गया। और फिर इस कश्ती पर उन्होंने सफ़र किया और कामयाब हुए। वो इशिगाकी आइलैंड तक पहुंच चुके थे और अब वो ये जान चुके थे कि होमो सेपियंस ने सबसे पहली कश्ती बनाई होगी वो इन बड़े बड़े दरख्तों के तनों से बनाई होगी। लेकिन कश्ती से हटकर अगर हम रशिया की तरफ ट्रैवल करें, क्योंकि यही वो वक्त है जब हमें वहाँ से भी फॉसिल्स मिल रहे हैं होमो सेपियंस के, तो हम जाते हैं रशिया की साका रिपब्लिक स्टेट में। बहुत ही ठंडी जगह है, बर्फ़ से भरी हुई जगह है, जहाँ पर दिन में -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और यहाँ पर हमें बहुत से होमो सेपियंस के फॉसिल्स मिले। अब आपका ख्याल ये होगा और आपकी सोच ये होगी कि होमो सेपियंस गर्म इलाकों से, एशियाई इलाकों से इतने ठंडे इलाके में क्यों गए? क्योंकि जब ये परमाफ्रॉस्ट, ये बर्फीली ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है तो यहाँ पर हमें मैमथ के और बड़े बड़े जानवरों के फॉसिल्स भी मिलते हैं और उसके साथ साथ हमें होमो सेपियंस के फॉसिल्स भी मिले। तो हम समझ चुके थे कि होमो सेपियंस इन जानवरों का शिकार करने के लिए वहाँ पर गए, खाने के लिए वहाँ पर गए, क्योंकि बर्फ़ में जानवर को ढूंढना आसान है। बर्फ़ के जानवरों के साइज़ भी बड़े थे। बर्फ़ में जानवर इतने आराम से छुप नहीं सकते थे और उनके गुज़रने के निशानात भी वाज़े होते थे। इसलिए होमो सेपियंस ने बर्फ़ का इंतखाब किया, ऐसे इलाकों का इंतखाब किया जो बहुत ठंडे थे और वहाँ पर जाके शिकार करना शुरू किया। लेकिन अब वो तो इतनी ठंड में ज़िंदा रहने के आदी नहीं थे, इसलिए उन्हें लिबास की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ी। और लिबास की टेक्नोलॉजी कैसे बनाई, उसके लिए हमें मिली 103 हड्डियों से बनी हुई सुइयाँ, बड़ी बड़ी सुइयाँ जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। ये वो निडल्स थी जो वहाँ से मिली और इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वो कपड़े सीते थे और पेबंदकारी करते थे और सर्दी से बचने के लिए 10-10 सेंटीमीटर लंबी ये सुइयाँ बनाकर अपने गर्म कपड़े बनाते थे। गोया के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में ये दिखाया गया है कि ये सुइयाँ बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा महारत चाहिए। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है कि अगर आप एक बंदे को MRI मशीन में बिठाकर उसको वीडियोस दिखाएं और वो वीडियोस हों पत्थरों के टूल्स बनाने की, पत्थरों से मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स बनाने की, तो जब साइंसदान ने MRI स्कैन्स देखे तो उन्हें एक ख़ास किस्म का हिस्सा दिमाग का रोशन होता नज़र आया जो कि प्रोसेसिंग कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये वो हिस्सा था जो कि लिंग्विस्टिक्स के लिए है, जो कि ज़ुबान के लिए है।
बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंसदानों का भी ये ख्याल है कि टूल मेकिंग से, औजार बनाने से इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग के उस हिस्से को निखारा जो कि ज़ुबान के लिए था। इसलिए नियांडरथाल जिनके टूल्स बहुत सिंपल थे वो ज़ुबान में बहुत ज़्यादा तरक्की ना कर सके, और होमो सेपियंस जिनके टूल्स बहुत ज़्यादा एडवांस थे उन्होंने ज़ुबान में बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो ज़ुबान कहीं ना कहीं इन टूल्स के बनाने से इंसान ने हासिल की। लेकिन जो जो होमो सेपियंस नए नए टूल्स बनाते जा रहे थे, वेपन्स बनाते जा रहे थे, उसी तरीके से हमें ज़मीन के उस वक्त में जानवर आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते दिखाई दे रहे थे। बड़े बड़े जानवर ख़त्म होते जा रहे थे, और उसकी वजह आज हमें नज़र आ रही है कि होमो सेपियंस उन जानवरों का, उन दरख्तों का शिकार कर रहे थे, दरख्तों को आग लगा रहे थे और ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहे थे, जिससे ज़मीन की एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो गई और आज तक वो चेंज हो रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी और आपने साइंटिफिक नुक्ता नज़र भी खुले दिल से देखा होगा और उस पर सोचा होगा। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको साइंसी नुक्ता नज़र बताना था, ताकि उर्दू ज़ुबान में भी इस नुक्ता नज़र को बयान किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।